श्री विष्णु प्रसाद शर्मा। धन्यवाद माननीय स्पीकर महोदय। आज मैं इस ओजस्वी सदन में ये सप्लीमेंट्री ग्रांट्स, ये डिमांड्स पर सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के ऊपर बहस की कुछ बूंदें और राज्य सरकार को कुछ सुझाव दोनों रखना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं ये इंटरेस्ट ऑफ पेमेंट एंड सर्विसिंग ऑफ डीट, इसमें डिमांड नंबर 18 है 2049 इंटरेस्ट ऑफ पेमेंट एंड सर्विसिंग ऑफ डेट का सप्लीमेंट्री एस्टिमेट मैं देख रहा हूँ यहाँ 47,151,020,000 है। इसके अंदर इंटरेस्ट ऑफ मार्केट लोन, इंटरेस्ट ऑन एक्सटर्नल डेट, इंटरेस्ट ऑन स्टेट प्रोविडेंट फंड, इंटरेस्ट ऑन रिजर्व फंड आदि है। मैं देख रहा हूं राज्य ने कई सारे इंस्टीट्यूट से उधार लिया हुआ है। आरबीआई से एडवांस भी बहुत सारे लिए हैं। सिर्फ और सिर्फ उधार का इंटरेस्ट 47,151,020,000। मुझे कहीं शंका लगता है कि ऐसी स्थिति में राज्य लकी भंडार जैसे स्कीम को कैसे चला रही है। मैं किसी गरीब नागरिक को उनको आर्थिक सहयोग करने की स्कीम के खिलाफ कभी नहीं जा सकता। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, जब इतना डेट है, इतना कर्ज में हम डूब चुके हैं, तो ऐसी स्कीम्स में पैसा कहां से आ रहा है? हम कब तक जनता को एक एक पीस मछली पका के खाने को देंगे? हम जनता के लिए मछली पकड़ने का औजार क्यों नहीं दे पा रहे हैं? अगर हम जनता को मछली पकड़ने का औजार देंगे तो उससे जो मछलियां आएगी, जो आमदनी होगी, उससे ये डेट, ये ऋण, इसको हम भरपाई कर सकेंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो देखिए, आज आप हम सबको मालूम है, ये कर्म क्षेत्र के अभाव में हमारे कई सारे पढ़े लिखे युवाएं आज राज्य के बाहर, देश के बाहर। ऐसे युवा रिटेल सेक्टर में, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में, ये राज्य से बाहर अन्य राज्यों में, विदेशों में गए। ये एक तरह से हमारे संसाधन का ब्रेन ड्रेन है। ये ह्यूमन रिसोर्स जो है हमारा, इसका ब्रेन ड्रेन है। मुझे लगता है अगर हम मछली पकड़ने का औजार देंगे मछली नदी पर, तो इस ब्रेन ड्रेन को हम लोग रोक सकते हैं। ये मेरा मानना है। और मैं सुझाव देना चाहता हूं कि सरकार इस तरह का कर्ज लेने के बाद उसको यहां वहां खर्चा न करके कर्म क्षेत्र को संसाधन बढ़ाने के लिए अगर उसका खर्चा किया जाए तो राज्य के हित में होगा, वो बेहतर होगा। हम सिर्फ लुभावनी योजनाएं बनाकर अपनी जनता को गुमराह कर हम चुनाव तो जीत सकते हैं, लेकिन इस राज्य को नहीं बना सकते। मैं सदन में अनुनय करूं, देखिए, हम विपक्ष में कभी हमें कहा सुनी भी होती है, लेकिन हम एक अच्छा सलाहकार भी हैं आपके। कुछ सलाह हमारे पास भी होती है, तो वही सलाह मैं रखने जा रहा हूं। मैं एक दूसरे सब्जेक्ट पर आ रहा हूं आपको। ये हेल्थ सेक्टर में, मैं हेल्थ सेक्टर में अधिक कुछ कहना नहीं चाहूंगा। मैं देख रहा हूं यहां पर ये डिमांड 24 और हेड 2210
जिसका सिर्फ अनुपूरक राशि 28,365,769,000 है। और इसी तरह इसी सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, हेड 2211 में 878,027,000 है। मैं फिर से उल्लेख करना चाहूंगा, यह तो सिर्फ अनुपूरक राशि। मैं आपको एक घटना पर ले जाना चाहूंगा जिससे सदन को कुछ मैं राह दिखाने की कोशिश करूं। ये बहुत पुरानी बात नहीं है, ये बीती हुई 31 अक्टूबर की बात है और ये मेरे ही विधानसभा क्षेत्र करशियांग की हॉस्पिटल की बात है। 31 अक्टूबर मैं उसका एक नजारा सदन को पेश करना चाहूंगा। पूरा सोशल मीडिया में वायरल हुआ था एक वीडियो। एक गर्भवती महिला हाथ में सलाइन का बोतल पकड़ी हुई है और दरवाजे से बाहर खड़ी है। पैरों में रक्तस्राव हो रहा है और दरवाजे पर उन्होंने बच्चे को जन्मा। उनके लिए न अंदर रहने के लिए जगह थी, न बाहर हॉस्पिटल से बाहर बैठने के लिए जगह थी। मैं कोई झूठे दावा नहीं कर रहा हूं, हम इसकी सच्चाई को इंक्वायरी कर सकते हैं। ये हुई है और इतना सारा पैसा हम लोग बजट में खर्चा कर रहे हैं, सप्लीमेंट्री बजट में खर्चा कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में हमें क्या मिल रहा है? मैं करना नहीं चाहिए नहीं कह रहा हूं, पैसा खर्चा होगा, मुझे मालूम है। मैं सदन को आग्रह करना चाहूंगा, उसको हम लोग यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं और वो सही तरीके से यूटिलाइज हो रहा है कि नहीं, उसका देखने का मैकेनिज्म हमारे पास क्या है। मैं कुछ एक और इसी तरह के सब्जेक्ट में आपको कहना चाहूंगा। मैं विधायक बनने के बाद मेरे क्षेत्र के कुछ अस्पतालों में मैंने सरप्राइज विजिट किया और 11 जून 2021 मैं सोनादा के हॉस्पिटल में गया। 11 जून 2021, ये मीडिया में भी रिकॉर्ड है। उस दिन मुझे तब पता चला कि सोनादा हॉस्पिटल में राज्य सरकार ने 4 डॉक्टर को तैनात किया हुआ है। बड़ी अच्छी बात है डॉक्टर होना, 4 डॉक्टर। मैं तकरीबन 1 बजे पहुंचा। अस्पताल में बहुत सारे भीड़ थी, लेकिन एक भी डॉक्टर नहीं थे। एक भी डॉक्टर हॉस्पिटल में मौजूद नहीं थे। हम पैसा यहां खर्चा कर रहे हैं, हम राजस्व की बात कर रहे हैं, हम बजट पर डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो मैकेनिज्म है देखने की, डॉक्टर अस्पताल से बाहर किसी दुकान में बैठ के वहां फीस लेके जनता को, मतलब पब्लिक से अपना पैसा कमा रहा है, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर नहीं। मैं देखिए कोई विरोधिता नहीं है, ये आप हम सबकी जिम्मेदारी है इसको रोकना, मैं ये समझता हूं। और इसी तरह मैं 4 जून 2021 को मेरे ही क्षेत्र में सिंगरिमताम अस्पताल गया। राज्य सरकार ने वहां भी 3 डॉक्टर रखे हुए और वहां भी तीनों में 3 नहीं थे। ये बड़ी लज्जा की बात है, ये बड़ी शर्म की बात है। इस जी तो देखिए, मैंने इस संदर्भ में कोलकाता में आकर हेल्थ डिपार्टमेंट में जाकर वहां के सचिव से मैं मिला, चीफ सेक्रेटरी से मैं मिला। उनसे इस बारे में मैंने निवेदन किया कि हमारी डॉक्टर की ऐसी हालत है अस्पतालों में। उसके बाद आज तक मुझे उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुआ
उसका एक्नॉलेजमेंट नहीं किया गया। मुझे पता नहीं है, अभी भी हमारे जनता के तरफ से मुझे कंप्लेन आ रही है कि डॉक्टर अस्पताल में नहीं है। तो देखिए, मैं आग्रह करना चाहता हूं, मैं मानता हूं सरकार चलाने के लिए बजट चाहिए, खर्चा करना जरूरी है, ये सब होता है, ये सब बनता है डॉक्यूमेंट्स, लेकिन नागरिक स्वस्थ सेवा देने के लिए हमें अपने सिस्टम को भी दुरुस्त करना चाहिए। ये मेरी मानना है और ये मेरी तरफ से सदन को और विभाग को ये रिक्वेस्ट भी। इसी तरह मैं पीएचई पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में भी आता हूं। पीएचई का प्रस्तावित बजट इसमें मैंने देखा 3,877.68 करोड़ है और इसके अंदर वाटर सप्लाई पर कई सारे पृष्ठ पर, जिसका हेड में यहां बताने का औचित्य नहीं ठानता, आपको मालूम ही है, कई सारे हेड पर यहां पर वाटर सप्लाई के लिए अनुपूरक प्रस्ताव है इसी बुक के। मैं पूरी राज्य की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपने ही विधानसभा क्षेत्र से एक छोटी सी मसला आपके सामने रखूंगा, एक सुझाव के रूप में, आग्रह के रूप में। आप सबको पता है हमें एक दिन में कितना पानी चाहिए एक इंसान को। अगर पानी मिला तो जितना पानी देने से भी चलेगा, लेकिन जहां पानी कम है वहां एक इंसान जीने के लिए कम से कम 20 गैलन पानी चाहिए एक आदमी को, एक इंसान को। तो 20 गैलन के हिसाब से सिर्फ करस्यांग विधानसभा की बात नहीं कर रहा हूं मैं, करस्यांग म्यूनिसिपैलिटी एरिया की बात कर रहा हूं। सिर्फ 20 गैलन के हिसाब से करस्यांग म्यूनिसिपैलिटी में 8,50,000 गैलन पानी चाहिए। 8,50,000 गैलन और 2,90,000 गैलन अभी सप्लाई हो रही है। अभी सरकार करस्यांग में 2,90,000 गैलन पानी सप्लाई कर पा रही है। तो पानी की जो शॉर्टफॉल होती है, कमी है, वो प्रतिदिन 5,60,000 गैलन पानी की कमी है। मैं यहां आंकड़ा बताना नहीं चाहूंगा, आपको मालूम है इससे पहले कई सारे बजट डिस्कशन हुए इस सदन में। आपने একটু শোনার ধৈর্যটা রাখুন। আমি কোনো খারাপ কথা বলতেছি না, আমি রাজ্যকে সহযোগিতা করতেছি, এটা সহযোগিতা আমার পক্ষ থেকে। तो ये 5,60,000 पानी इस मतलब ये सदन के अंदर आपने हिल्स अफेयर्स पर जीटीए में पीने के पानी के लिए कई लाख रकम वहां पर खर्चा किया है। मैं नहीं किया नहीं बोल रहा हूं, लेकिन वो सारे पैसे घोटाले में चले गए, इसका जांच आपकी तरफ से नहीं हो रही। राज्य सरकार का कोई काम नहीं है इसके ऊपर जांच करने का, राज्य का एजेंसी नहीं है तो बोल दीजिए राज्य से जांच करने की एजेंसी नहीं है। आप बोल सकते हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ डिस्टर्ब करना आता है। स्पीकर महोदय, तो मैं इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का ये जो जल जीवन मिशन है, इसका उल्लेख भी यहां करना चाहूंगा।
2021-22 में जल जीवन मिशन में सेंट्रल शेयर आंकड़ा बताता है 6,09,98.97 करोड़ एलोकेट हुआ है, जिसमें 1,404.61 करोड़ ही ड्रॉ हुआ है। ये आज का JJM स्टेटस है। ये मेरी स्टेटस नहीं है, JJM डैशबोर्ड में ये स्टेटस आज है। तो इसमें स्टेट का शेयर का शॉर्टफॉल प्रीवियस ईयर में 527.03 करोड़ है और अभी अवेलेबल फंड 0 है, 0 अवेलेबल फंड। स्टेट शेयर का जो एक्सपेंडिचर होता है वो केवल मात्रा 429 करोड़। मैं जानना चाहता हूं कि केंद्रीय फंड जब मिल रहा है तो लोगों को पानी मिलने में क्यों कठिनाई हो रही है, और ये जो हमारा स्टेट शेयर का एक्सपेंडिचर इसमें इतनी कमी क्यों आ रही है। देखिए, मैं ये बहस के लिए नहीं बता रहा हूं, जो चीज आ रहा है वो खर्चा कैसे हो रहा है उसको देखने का भी एक मैकेनिज्म होता है। उस मैकेनिज्म को अगर हम डेवलप करेंगे तो मुझे लगता है ये राज्य के हित में रहेगा। और इसी के अंदर मैंने देखा ये जो 11 मार्च में जो आपने विवृत्ति रखी थी, मैं उसके साथ रिलेट करके बात कर रहा हूं। ये सेस एग्जेम्पशन है, टैक्स एग्जेम्पशन है, ठीक है। हमें अगर कहीं सुविधा के लिए एग्जेम करना होता है तो एग्जेम करेंगे, लेकिन स्टेट बर्डन देकर अगर हम टैक्स एग्जेम कर रहे हैं तो इससे अगर हम बचें तो ये अच्छा है। ये मेरी सुझाव है। और इसी के साथ ये जो सब्जेक्ट है इसमें मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगा। ये मैं बजट एट अ ग्लांस 22-23 का पेज 12 में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ इकोनॉमिक सर्विसेज बजट 2022-23, ये जो आपने चार्ट बनाया है, पाई चार्ट, इस पाई चार्ट में सबसे बड़ा हरा एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज एंड रूरल डेवलपमेंट ऑफ स्पेशल एरियाज प्रोग्राम के अंदर है। तो उसमें एक्सपेंडिचर दिखा रहे हैं 32,399.57 करोड़। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं, ये क्यों इसका उल्लेख कर रहा हूं, इसका मैं थोड़ा जिक्र करना चाहूंगा। हमारे पास हाथ में कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं, राज्य सरकार के हाथ में कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं, और हम सोचते हैं कि वो डिपार्टमेंट वही अकेला चलेगा। ऐसा नहीं होता है। कभी कभी कोलैबोरेशन का दरकार होता है। एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के साथ सलाह करके अगर आगे बढ़े तो ये अच्छा होता है, इसकी जरूरत होती है। तो इसी में इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल में जो आपका ब्लू पाई चार्ट है वो 1,464.03 करोड़ है। अब मैं इसमें जो डिफरेंसेस आ रहा है 32,399 करोड़ एग्रीकल्चर में खर्चा कर रहे हैं, मैं राउंड फिगर में बोल रहा हूं, और 1,400 करोड़ इरिगेशन। तो एग्रीकल्चर तो डिपेंड करता है इरिगेशन के ऊपर, और आज राज्य में एग्रीकल्चर में कहीं बाधाएं हैं तो इरिगेशन के चलते ही बाधाएं। पूरे मेरे क्षेत्र में भी जहां एग्रीकल्चर होती है वहां इरिगेशन की कमी है। तो मुझे लगता है जब हम एलोकेट करते हैं
डिपार्टमेंटल इंटर एक रिलेशन रख के अगर हम बजट को बनाएंगे तो वो राज्य के हित में और राज्यवासी के हित में होगा, ऐसा मेरा मानना है। और एक चीज जो पैसा खर्चा हो रहा है, मैं कुछ एक नोट्स को यहाँ प्रस्तुत करना चाहूंगा। मैं जीटीए सेक्टर में जाना चाहता हूं। गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन पर आप खर्चा कर रहे हैं और वहां टीचरों को आप वेतन भी देते हैं, और वेतन दो तरह के टीचर्स को देते हैं, एक वॉलंटियर से आएंगे, जो एक परमानेंट असिस्टेंट से आएंगे। तो टीचर अपॉइंटमेंट सिस्टम हमारा ट्रांसपेरेंट नहीं है। आज जीटीए क्षेत्र में शिक्षा को लेके राजनीति हो रही है। वहां पर रीजनल एसएससी न होने की वजह से ये जो गड़बड़ी है, इस गड़बड़ी का भी बहुत बड़ा प्रभाव राज्य के राजस्व पर पड़ रहा है। तो मैं आज इस ओजस्वी सदन को आग्रह करना चाहूंगा कि मैं सरकार को, राज्य सरकार को यह आग्रह करना चाहूंगा कि आप जीटीए क्षेत्र में भी रीजनल एसएससी लागू कर दीजिए, ताकि वहां पर जो एक सिस्टम ट्रैक में आएगी, उससे राज्य के राजस्व पर भी उस तरह का बुरी प्रभाव नहीं पड़ेगा। और इसी तरह मैं एक और सेक्टर पर बात करना चाहूंगा, वो टी सेक्टर है, चाय बागान की। देखिए, हमें पता है, अगर मैं रजिस्टर्ड चाय बागान की बातें करूं तो तराई में 45 टी गार्डन्स, हिल्स में 81 टी गार्डन्स और डुअर्स में 150। तो कुल मिलाकर 276 टी गार्डन्स। वहां पर लोगों को, हमारी भी अगर इसमें कोई कमी है हमारी तरफ से भी, तो उसको भी हम सुधारने की कोशिश करेंगे। मैं अपनी भी बात कर रहा हूं और मैं राज्य के भी बता रहा हूं। आज श्रमिकों को जो रोज मिलता है, दैनिक हाजिरा जो मिलता है, डेली वेजेस, आज के जमाने में, ये 21st सेंचुरी में, हम लोग एंड्रॉइड के युग में, हम लोग कंप्यूटर के युग में, क्या एक इंसान के लिए वो पर्याप्त है? हमें मानवता के नाते, ह्यूमैनिटी के नाते, ये चाय बागान के ऊपर हमें सोचना चाहिए, इनके डेली वेजेस के ऊपर हमें सोचना चाहिए। आज उनके बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं, उसके स्कूल में बरसात में पानी कमरे के अंदर आती है, उनकी स्कूल तक जाने की राह नहीं है, कलवर्ट नहीं है, बड़ी बड़ी वो पहाड़ी नदियां बहती है। जब अधिक वर्षा होती है, एक बच्चे स्कूल तक नहीं जा पाता है, क्योंकि अगर उसका क्रश करने का कोशिश करेंगे तो बहा ले जाएगा। तो इस सेक्टर को समुचित उन्नति के लिए, इस सेक्टर को दुरुस्त करने के लिए बजट में उसका कोई प्रावधान मैं नहीं देख रहा हूं। आज राज्य सरकार को चाय की तरफ से बहुत राजस्व मिलता है, हमें मालूम है, और उस राजस्व का छोटा सा हिस्सा भी अगर हम उनकी जिंदगी के लिए, उनको अच्छा बनाने के लिए डाल दें तो ये बहुत अच्छा काम होगा, ये मेरा मानना है। क्योंकि वहां अगर हम देखें तो हमारी तरफ से ये सिर्फ मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूं, हमारा भी दोष है, मैं अपने ऊपर भी दोष लेता हूं, क्योंकि हम नेता लोग चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, और हम ही लोग मिलके उनका आर्थिक शोषण कर रहे हैं, उनका सामाजिक शोषण कर रहे हैं, उनका मानसिक शोषण कर रहे हैं। इस शोषण से बचाना है तो हम सबको अपना अपना चप्पल खोलकर बहती पानी में चलना चाहिए।
उनको उनके जीवन स्तर को उठाने, उनको आगे बढ़ाने। देखिए हम लोग यहाँ पर बनाते हैं, हम लोग क्या बनाते हैं, सदन में बैठ के या कैबिनेट बैठ के हम लोग स्कीम्स बनाते हैं। एक बहुत अच्छा स्कीम है, उसको मैं बुरा नहीं कहूँगा, चाय सुंदरी अच्छा स्कीम है वहाँ के लोगों को रहने के लिए। लेकिन अगर आप कोई कमेटी बनाएं और हमारे क्षेत्र में डुअर्स पहाड़ में तराई में घूमने आए तो मुझे भी शामिल कीजिए उस कमेटी में। हम दिखाएंगे चाय सुंदरी का जो मकान बना हुआ है वो कोई काम में नहीं आया अभी तक। क्यों काम में नहीं आया है, इसको देखने के लिए भी आप लोग आइए कमेटी बना के, क्योंकि उसका जो इम्प्लीमेंटेशन का तरीका है, उसको इम्प्लीमेंट करने का हमारा जो मैकेनिज्म है, हम टेबल में यहां बैठ के कर रहे हैं, लेकिन वहां जो लोग हैं जिसके साथ सलाह करके उसको हकीकत में उतारा जा सकता है, हम उनके साथ सलाह नहीं करते, हम उनका एडवाइस नहीं देते। तो मुझे लगता है एडवाइस लेकर काम करने में कोई बुराई नहीं होता है। ये एक। और दूसरी एक बात, हो सकता है इस सब्जेक्ट से थोड़ा मैं फिसल जाऊं, मैं आग्रह करता हूं स्पीकर महोदय से, अगर मैं फिसला तो मुझे माफ कर दीजिएगा। ये पूरा बजट जितना भी हम काम कर रहे हैं, ये आदमी का मेंटल जो डिस्टर्बेंस है इसको पीस करता है। राज्य अगर उन्नति में जाएंगे तो हम लोग पीसफुली रह पाएंगे। तो कल मैंने एक भाषण दी, आपको लगा इसने बहुत बुरा कहा, डिवीजन की बात की, इसका मैं उसके पीछे जा रहा हूं। मैं इस बार विधानसभा की तरफ से मुझे जो डायरी मिली, एक डायरी मिली मुझे विधानसभा की तरफ से, और डायरी में मैंने स्टेट हॉलिडे को देखा, स्टेट हॉलिडे, सभी छुट्टियां पूरी राज्य भर है, बहुत अच्छी बात है, सभी छुट्टियां पूरी राज्य भर, सिर्फ एक छुट्टी को छोड़ दिया, एक छुट्टी को आपने खुद विभाजन कर दिया, अलग कर दिया, सिर्फ दार्जिलिंग और खरसाङ डिस्ट्रिक्ट में, मतलब दार्जिलिंग और कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट में ही वो छुट्टी है, वो है भानु जयंती। जब हम रविंद्र जयंती पहाड़ में मना सकते हैं तो भानु जयंती हम बंगाल भर क्यों नहीं मना सकते हैं? छुट्टी नहीं, विधानसभा में होता है, मैं खुद भी प्रेजेंट था, लेकिन वो छुट्टी अगर हम इसको पूरा राज्य भर कर दें, क्योंकि यहाँ भी नेपाली भाषी लोग रहते हैं, डुअर्स में भी रहते हैं, अन्य प्रांत, ये डिवीजन की बात हम कर रहे हैं आपको लगता है, लेकिन डिवीजन की बात कहीं और से नहीं। आपने डायरी देखते पा रहे हैं, डायरी देखते पा रहे हैं अपने, विधानसभा डायरी देखते पा रहे हैं अपने, देख আমি বললাম তো, আমি বারবার বলবো নাকি? আমি টেপ রেকর্ডার নয়, আমি টেপ রেকর্ডার নয়, আমি কোনো টেপ রেকর্ডার নয়। না স্পিকার মহোদয় শুনেন, আমি একটা কথা আপনাকে বলি, আজকে আমার স্টেটমেন্টে কোনো বিরোধিতার কথা নেই, কোনো বিরোধিতার কথা নেই। আজকে আমি সহযোগিতা করতেছি, আর যদি আপনারা শুনতে না চান, আমার সময় বাকি আছে, আমি বসতে চাই। ধন্যবাদ। আপনারা, আমি একটা কথা বুঝেছি, আপনি সহযোগিতাটা নিতে চান না, এইটা বুঝে আমি বসলাম। ধন্যবাদ। এটা বলতে দিচ্ছে না, এটা ভালো কথা যখন বলতেছি